करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे। मेरी अचानक आंख खुली। मुझे कमरे में कुछ जलने की अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे बाल जल रहे हो या अजीब सा तेल जल रहा हो। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन जब मेरी नजर नीचे गई तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मैं अपने गद्दे पर लेटा हूँ और मेरे गद्दे के चारों तरफ फर्श पर आटे के दिए जल रहे थे। उनकी टिमटिमाती हुई रोशनी। मैंने देखा कि रजत मेरे पैरों के पास बैठा है। उसने अपनी पीठ मेरे तरफ की हुई है और जोर जोर से आगे पीछे हिल रहा था। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे और लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो गाइस, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, उसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जादू टोना, वसीकरण या ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते हो? अगर नहीं करते तो शायद आज की स्टोरी के बाद आपका जवाब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि गाइस, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही कोई फेक हॉरर टेल है। ये एक रियल कॉलेज लाइफ स्टोरी है। एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल सा हॉस्टल रूम और एक रूममेट जो धीरे धीरे अपने ही रूम पार्टनर को वसीकरण के थ्रू अपना गुलाम बना लेता है। सोचिए, जब आपका रूममेट आपसे हर काम करवा रहा हो, आपको बिना वजह थका रहा हो और सबसे स्कैरी पार्ट, आपके घर से आए हुए पैसे को भी वो कंट्रोल कर रहा हो। गाइस, ये स्टोरी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये डिस्टर्बिंग भी है। ऐसी स्टोरी जो दिमाग में बैठ जाती है और वीडियो खत्म होने के बाद भी नहीं निकलती। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो जो फैमिली से दूर रहकर रूम या हॉस्टल में रहते हो, तो बिलीव मी गाइस, इस वीडियो के बाद आप अपने रूममेट को एक बार गौर से जरूर देखोगे, कहीं वो भी वही तो नहीं। बस गाइस, इतना इंट्रो काफी है, बाकी सब कुछ स्टोरी में साथ साथ समझ में आ जाएगा। इसलिए लाइट्स ऑफ कर लो और हेडफोन्स लगा लो और चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की कहानी को। बात है साल 2010 की। मैं यानी कबीर, उस वक्त मैं हिमाचल के सोलन से पुणे आया था अपनी MBA पूरी करने। गाइस, जो लोग पुणे में रहे हैं या कभी गए हैं वो मेरी बात से पक्का रिलेट करेंगे। पुणे सिर्फ एक शहर नहीं है, वो एक वाइब है। सोलन की शांत पहाड़ियों से निकलकर जब मैं पुणे की उस चकाचौंध में पहुंचा तो लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। विमान नगर की वो सामे, वो भीड़ भाड़ और हवा में वो हल्की सी ठंडक जो आपको हमेशा फ्रेश रखती है। सच कहूं तो वो जवानी का दौर ही अलग था। एक अलग ही नशा था उस आजादी में। ना घर वालों की रोक, ना कोई फिक्र, बस हम थे और हमारे सपने। कॉलेज शुरू हुआ और जैसा कि हर कॉलेज स्टोरी में होता है, मेरी भी एक गैंग बन गई थी। हम 3 लोग थे और हमारी तिगड़ी पूरे कैंपस में फेमस हो चुकी थी। सबसे पहले रोहित, मेरा बचपन का यार। गाइस, हम सोलन से साथ ही आए थे। वो मेरे लिए भाई जैसा था, वो मेरा कंफर्ट जोन था। लेकिन हमारे ग्रुप की जान था तीसरा बंदा, विक्रम। अब विक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये कहानी जितनी मेरी है उससे कई ज्यादा विक्रम की है। विक्रम गाइस बंदा हो तो ऐसा 6 फुट का लंबा चौड़ा पंजाबी मुंडा। उसकी बाइसेप्स देखकर अच्छे साइड हो जाते थे। देखने में वो जितना सख्त और रफ टफ लगता था, दिल का उतना ही बच्चा था। वो उन दोस्तों में से था जिसके लिए ब्रो कोड ही सब कुछ होता है। अगर आपको आधी रात को भी जरूरत पड़ी ना, तो वो विक्रम एक कॉल पर हाजिर हो जाएगा। उसकी हंसी गाइस, जब वो हंसता था ना, तो पूरी कैंटीन गूंज उठती थी। उसे देखकर ही निगेटिविटी भाग जाती थी। इत्तेफाक से विक्रम एक काफी अच्छी फैमिली से भी था, जिसके चलते उसके घर से पॉकेट मनी भी अच्छी खासी आया करती थी। इसी वजह से विक्रम विमान नगर में हमारे साथ एक पोस्ट सोसाइटी में एक PG में रहता था, जहाँ अक्सर हमारी महफिल जमा करती थी। हमारा रूटीन एकदम सेट था। सुबह की बोरिंग लेक्चर्स अटेंड करना, फिर दोपहर को टपरी पे वो कड़क चाय और शाम होते ही बाइक स्टार्ट करके पुणे की सड़कों पर निकल जाना। कभी लोनावला की वादियों में तो कभी लवासा के रास्तों पर। हवा जब चेहरे पे लगती थी ना, तो लगता था कि बस यही है जिंदगी। लाइफ एकदम परफेक्ट थी, जिसे कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट। कोई टेंशन नहीं, कोई ड्राउनेस आई नहीं। हमें लगता था कि ये दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना गाइस कि जब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो अक्सर किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। और बदकिस्मती से हमारी दोस्ती को भी नजर लगी, और वो नजर थी एक ऐसे इंसान की जो इंसान कम और एक शैतान ज्यादा लगा था। उसका नाम था रजत। गाइस, करीब 2 महीने हमारे ऐसे ही हंसते खसते निकल गए। कॉलेज लाइफ सेट थी, हम सेट थे। तभी एक दिन हमारी क्लास में एक नए लड़के की एंट्री हुई। उसका नाम था रजत। रजत नागपुर साइड से आया था। अब देखिए, MBA कॉलेज का एक कल्चर होता है। यहाँ स्टूडेंट एकदम टिप टॉप में रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े, अच्छी ग्रूमिंग, डीओ परफ्यूम की महक, मतलब एक क्लास नजर आती है। लेकिन जब रजत पहली बार क्लास में दाखिल हुआ तो पूरा माहौल ही बदल गया। उसे देखते ही मतलब पहली ही नजर में मुझे और रोहित को एक बहुत ही अजीब सी वाइब आई। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसका इंप्रेशन ही डरावना था। रजत का हुलिया मैं कैसे समझाऊं। रजत का रंग सांवला था। अब सांवला रंग तो हम में से कई लोगों का होता है, लेकिन रजत का चेहरा वैसा नहीं था। उसके चेहरे पर ही एक अजीब सी डार्कनेस थी। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर कोई साया है, या जैसे वो किसी लंबी बीमारी से उठकर आया। उसकी स्किन में वो जान ही नहीं थी, एकदम बेजान ग्रे स्टोन। सबसे डरावनी थी उसकी आंखें। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, जैसे वो पिछले 10 दिनों से सोया ना हो। आंखों के नीचे इतने काले गड्ढे थे कि दूर
दूर से ही नजर आ जाए, बाल हमेशा बिखरे हुए जैसे कंघी करना भूल गया हो। और एक बात जो मैंने नोटिस की, जब वो मेरे पास वाली सीट से गुजरा उसके शरीर से एक अजीब सी महक आती थी, पसीने की नहीं बल्कि सीलन की। जानते हैं ना वो बास जो किसी ऐसे पुराने बंद कमरे से आती है जिसे सालों से खोला ना गया हो। सच बताऊं उसे देखकर मन में घिन आती थी और डर भी लगता था। वो क्लास के कोने में जाकर बैठ जाता था। लेकिन यह एक ट्विस्ट भी है, दिखने में वो जितना अजीब था दिमाग का उतना ही तेज बंदा था। जब वो क्लास में मुंह खोलता था तो सब सन रह जाते थे। किसी एक्टिविटी के दौरान जब वो स्टेज पर जाता तो उसकी आवाज गाइज, उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था, एक तरह का हिप्नोटिज्म था। जब वो बोलता था तो टीचर्स भी इंप्रेस हो जाते थे। ऐसा लगता था कि इस बंदे को दुनिया जहान की नॉलेज है। मगर क्लास खत्म होते ही वो स्विच ऑफ हो जाता था। ना किसी से बात करना, ना कैंटीन जाना, ना हंसना, बस अपनी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखता रहता था या फिर बैग उठाकर अपने रूम पर चला जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो कॉलेज के बाद कहाँ जाता था, किसके साथ रहता था। वो एक मिस्टीरियस बंदा था। मेरी और रोहित की गट फीलिंग चीख चीख कर कह रही थी कि इस लड़के से भाई दूर रहो, ये नॉर्मल नहीं है। हमें उसके पास रहने से भी एक भारीपन महसूस होता था, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ हमारी किस्मत ने हमारे दोस्त के अच्छे दिल का फायदा उठा लिया। विक्रम हमारा वो यार, वो हमारा दोस्त जो दिल का बहुत सॉफ्ट बंदा था, वो अक्सर रजत को अकेले बैठे देखता तो उसे दया आ जाया करती थी। एक दिन हम कैंटीन में बैठे थे। विक्रम ने कहा, यार कबीर मुझे लगता है वो रजत बहुत डिप्रेशन में है। देखना यार कैसे अकेले रहता है, कोई दोस्त नहीं है उसका इस शहर में। हमें उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए, शायद उसे अच्छा लगे। मैंने तुरंत टोका, पागल है क्या भाई, उसकी वाइफ्स देखी तूने, मुझे तो वो साइको लगता है, प्लीज उससे दूर ही रहे यार। रोहित ने भी समझाया, हाँ यार विक्रम वो बंदा सही नहीं लगता, उससे निगेटिविटी आती है। लेकिन विक्रम वो तो यारों का यार था, उसने हमारी बात हंस कर टाल दी। उसने कहा, अरे तुम लोग ज्यादा ही सोचते हो, किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करनी चाहिए। और गाइस नतीजा ये हुआ कि विक्रम ने धीरे धीरे रजत से बात करनी शुरू की। वो उसे क्लास के बाद रोकने लगा, नोट्स एक्सचेंज करने लगा। और रजत जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, उसने भी विक्रम को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। हमें लगा चलो शायद हम ही गलत सोच रहे थे, शायद वो वाकई बस एक इंट्रोवर्ट लड़का है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये दोस्ती नहीं थी, ये एक जाल था। अब बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी और हमें इसकी भनक तक नहीं थी। गाइस अब सीन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से कहानी में थोड़ा डार्कनेस एंटर होने वाली थी जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं रजत के उस ठिकाने की। मैंने घर क्यों नहीं बोला, मैंने ठिकाना बोला, क्योंकि वो जगह रहने लायक ही नहीं थी। हमारे पीजी से करीब 500 मीटर दूर एक ऐसा एरिया था जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सन्नाटा था। वहाँ पुरानी जर्जर सी बिल्डिंग थी, शांति कुंज ऐसे कुछ नाम था उसका। वो बिल्डिंग ऐसी जगह थी जहाँ शाम के 7 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स भी ब्लिंक करना शुरू कर देती थी, जैसे किसी हॉरर मूवी का सेट हो। और रजत वहाँ रहता था 3rd फ्लोर पर, इकलौता किराएदार। नीचे के 2 फ्लोर खाली पड़े थे, धूल और जालों से भरे हुए। आप सोचिए एक कॉलेज स्टूडेंट ऐसी जगह क्यों रहेगा। खैर धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा जिगरी यार विक्रम बदल रहा है। जो लड़का पहले लेक्चर खत्म होते ही चिल्लाता था, कबीर रोहित चाय ब्रेक पर चलते हैं, अब वो क्लास खत्म होते ही बैग उठाता और रजत के पीछे पीछे निकल जाता। हम पूछते भाई कहाँ जा रहा है, तो बिना आई कांटेक्ट किए बोलता, अरे रजत को कुछ नोट्स चाहिए, उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ। विक्रम हमें आकर बताता था, यार तुम्हें पता नहीं है रजत बहुत डीप है, उसे यूनिवर्स की नॉलेज है, उसे पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है। हम हंस देते थे, हमें लगता था कि चलो नया नया इंटेलेक्चुअल बनने का भूत सवार हुआ है, लेकिन ये भूत कुछ और ही था। अब आते हैं उस शाम पर जिसने हमारे दिमाग की नसें हिला दी। लगभग 1 महीना हो चुका था, विक्रम हमसे कट चुका था, तो मैंने और रोहित ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया यार, आज विक्रम को सरप्राइज देंगे और आज पीजी में रात को पार्टी करेंगे, पुराना भाईचारा वापस लाना है। हम कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और थोड़ा खाना लेकर के अपने पीजी पहुंचे। महफिल जमी, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। हम कॉलेज के पुराने किस्से याद कर रहे थे। विक्रम भी धीरे धीरे खुल रहा था, हंस रहा था, माहौल एकदम लाइट और चिल्ड आउट था। तभी दरवाजे पे एक नॉक हुई। रोहित ने कहा, तूने किसी और को बुलाया है क्या? विक्रम ने ना में सिर हिलाया। मैं उठा और दरवाजा खोलने गया। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, सामने रजत खड़ा था। गाइस उस मोमेंट को मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो कॉरिडोर में अंधेरे में था और उस अंधेरे में रजत का चेहरा एकदम पीला लग रहा था। उसने एक ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में एक डायरी थी, एक पुरानी काले कलर की डायरी, लेदर वाली डायरी, जिसके पन्ने बाहर लटक रहे थे। मेरा मूड जो इतना अच्छा था उस देखते ही ऑफ हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया उसके मुंह पर दरवाजा मार। ये हमारी प्राइवेट पार्टी है यार। गाइस मैं पीछे मुड़ा और विक्रम को कोहनी पकड़ करके कोने में ले गया। मैंने दबी आवाज में दांत पीसते हुए पूछा, भाई ये क्या है यार, क्या कर रहा है तूने इसे क्यों बुलाया? विक्रम का चेहरा जो अभी तक हंस रहा था एकदम से उतर गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और जो उसने कहा वो सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था। उसने कहा, यार कबीर प्लीज गुस्सा मत कर यार, दरअसल रजत ने मुझे कॉल किया था, वो डर रहा था। मैंने हैरान से पूछा, क्या रजत? वो अजीब सा साइको लड़का डर रहा था? किस चीज से? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, उसे अकेले रहने में घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैंने उसको बुला लिया। रजत अंदर आया, उसने किसी को हाय या हेलो कुछ नहीं बोला। वो सीधा कमरे में के सबसे कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अगले 2 घंटे वो पार्टी नहीं रही, वो एक अजीब सा सन्नाटा बन गई। हम कोशिश कर रहे थे हंसने की, बात करने की, लेकिन हमारी नजर बार बार कोने में बैठे रजत पर जा रही थी। उसने ना कोल्ड ड्रिंक पी, ना खाना खाया, वो बस हमें घूर रहा था। कुछ देर बाद अचानक रजत खड़ा हो गया, बिना कुछ बोले वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम सब चुप चुप उसे देख रहे थे। जाते वो विक्रम के पास रुका, उसने अपना हाथ
विक्रम के कंधे पर रखा। रजत ने अपना मुंह विक्रम के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही रजत ने वो बात बोली और दरवाजे से बाहर निकला, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। गाइस, उस पार्टी वाली रात की कुछ हफ्ते बीते ही थे कि एक दोपहर की बात है, हम कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। हमेशा की तरह टेबल पे चाय और समोसे रखे थे, लेकिन विक्रम का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। वो बार बार अपने फोन को देख रहा था, पैर हिला रहा था। अचानक उसने चाय का कप टेबल पर रखा और उसने बिना हमारी तरफ देखे कहा, यार मैंने सोचा है मैं अपना वो विमान नगर वाला पीजी छोड़ दूं। रोहित और मैं एक पल के लिए रुके। रोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? आंटी ने नॉनवेज खाने से मना कर दिया है क्या? इतना बढ़िया तो है, तेरा सब लड़के साथ हैं, जिम पास में है। विक्रम ने गहरी सांस ली, नजर झुकाई और जो कहा वो सुनकर हम हैरान हो गए। उसने कहा, नहीं यार, वहाँ शोर बहुत होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। मैं सोच रहा हूँ कि रजत के साथ उसके फ्लैट पे शिफ्ट हो जाऊँ। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा मैंने गलत सुना है। रजत, वो अजीब सा मनहूस सा लड़का और उसका वो डरावना फ्लैट, हम दोनों सन रह गए। मतलब सन्नाटा ऐसा था कि कैंटीन की शोर भी गायब हो गई थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, विक्रम तू पागल हो गया क्या? तू होश में तो है भाई? उस लड़के की वाइफ्स देखी है तूने? और उसका घर भाई, उस बिल्डिंग के नीचे से गुजरने में भी डर लगता है। वो कोई घर है? वो तो खंडर है। तू वहाँ कैसे रहेगा? मैंने उसे याद दिलाया, देख विक्रम, हम तेरे दोस्त हैं, वो लड़का सही नहीं है। उसकी आंखें, उसका रहन सहन, सब कुछ एक बड़ा रेड फ्लैग जैसा लगता है। मत जा यार। लेकिन उस दिन विक्रम, वो हमारा विक्रम लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्लैकनेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रटे रटाए जवाब दे रहा हो जो किसी और ने उसे सिखाए हो। उसने एकदम बेतुके बहाने बनाने शुरू कर दिए। बोला, अरे नहीं कबीर, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, वो मुझे रेंट में भी डिस्काउंट दे रहा है, मेरा बहुत पैसा बचेगा। और गाइज, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, मुझे असाइनमेंट में भी मेरी हेल्प करेगा, और वो क्लास का टॉपर भी है। मुझे शांति चाहिए यार। मैं मन ही मन सोच रहा था, शांति भाई, वो शमशान वाली शांति है, सुकून वाली नहीं। जिस लड़के के बाप के पास इतना पैसा हो, वो रेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है। गाइज, ये विक्रम की भाषा नहीं थी, यह रजत की पट्टी पढ़ाई हुई थी। हमने उसे बहुत समझाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, डांटा, समझाया। मैंने कहा, भाई पैसे की दिक्कत है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन उस काल कोठरी में प्लीज मत जा यार। लेकिन विक्रम पर जैसे किसी चीज का नशा चढ़ा हुआ था, या शायद किसी चीज का पर्दा पड़ा हुआ था उसकी अकल पर। उसने हमारी एक नहीं सुनी। उसने बस इतना कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैंने एडवांस भी दे दिया है। और गाइज, वही हुआ जिसका हमें डर था। अगले ही संडे विक्रम अपना सारा सामान पैक करके उस आलीशान पीजी से निकलकर उस मनहूस, अंधेरे और सीलन भरे 1 BHK में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के मुश्किल से 15-20 दिन बीते होंगे और हमें साफ दिखने लगा कि हम अपने यार को, अपने भाई को खो दिए हैं। गाइस, जो विक्रम हमारे बिना खाना नहीं खाता था, अब उसका फोन या तो स्विच ऑफ आता या हमेशा बिजी, और अगर गलती से फोन उठा भी लेता वो, तो उसकी आवाज में वो जोश नहीं होता था। वो बस टालने की कोशिश करता था। जब भी हम उसे मिलने बुलाते, भाई चल मूवी देख के आते हैं, चल घूमने चलते हैं, तो उसके बहाने ऐसे होते थे कि सुनकर खून खोल जाता था। नहीं यार, रजत को बुरा लगेगा अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूं। अरे यार, रजत की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है, रजत ने मना किया है अभी बाहर जाने से। आप समझ रहे हैं? उसकी पूरी दुनिया, उसकी हर बात, हर सोच सिर्फ और सिर्फ रजत तक सिमट कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम का अपना कोई वजूद ही नहीं है, वो बस रजत का एक केयर टेकर या गुलाम बनकर रह गया था। और इसी बीच उस मिस्ट्री में एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई, सिमरन। रजत की एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी सिमरन। सच कहूं तो मैंने उसे कभी बहुत पास से या ठीक से बात करते हुए भी नहीं देखा था। बस 1-2 बार कॉलेज के बाहर या उस बिल्डिंग के आसपास दूर से देखा था। और गाइज, वो कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। सिमरन भी बिल्कुल वैसी ही अजीब सी थी। नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं जो हंसती बोलती है, वो हमेशा चुप रहती थी। उसके कपड़े, उसका चलने का तरीका, सब में एक अजीब सी डार्कनेस थी। उसे देखकर भी वही निगेटिविटी वाइब आया करती थी जो रजत को देख करके आती थी। सिमरन अक्सर उस मनहूस फ्लैट पर आती थी और यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता था जो मुझे सोने नहीं देता। लॉजिकली सोचो गाइज, वो फ्लैट 1 BHK का था, यानी एक बेडरूम। अब अगर रजत की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और वो दोनों एक साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तो उस छोटे से घर में विक्रम कहाँ जाता है? 6 फुट का हटा कटा लड़का। जब वो कपल अंदर होते होंगे तो वो कहाँ सोता होगा? क्या वो बाहर चला जाता है? क्या वो सीढ़ियों पे बैठता है? ये सवाल छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब जब मुझे मिला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि विक्रम सिर्फ एक रजत का दोस्त नहीं था, बल्कि वो उस खेल का एक मोहरा बन चुका था जिसकी कीमत उसे अपनी इज्जत और गुलाम बनकर चुकानी पड़ रही थी। गाइज, अब विक्रम वशीकरण का शिकार हो चुका था। ये मुझे तब पता चला मई का महीना जब आया था। गाइज, पुणे में मई की गर्मी, गाइज वो मजाक नहीं होती। तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास होता है और सड़कों पर लू चल रही होती है। दोपहर का वक्त तो लोग घरों से निकलने से भी डरते हैं। एक दोपहर करीब 2 बजे रहे होंगे, मैं अपनी बाइक से किसी काम से उसी इलाके से गुजर रहा था जहाँ रजत और विक्रम का फ्लैट था। सड़क एकदम खाली थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरी नजर सड़क किनारे एक सूखे से पेड़ के नीचे खड़े एक लड़के पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा मेरा वहम है, कोई पागल इतनी धूप में खड़ा क्यों रहेगा। लेकिन जब मैं थोड़ा पास पहुंचा और मैंने बाइक स्लो की तो मेरा दिल धक से रह गया। वो विक्रम था, मेरा जिगरी यार विक्रम। मैंने तुरंत बाइक रोकी और दौड़कर उसके पास गया, लेकिन पास जाकर जो मैंने देखा
देखा उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। विक्रम जो हमेशा जिम जाता था, फिट रहता था, जिसका चेहरा ग्लो करता था, वो अब एक जिंदा लाश लग रहा था, पसीने से लथपथ। उसकी शर्ट पसीने से चिपक गई थी, चेहरा एकदम लाल जैसे तवे पर सिका हो, होठ पपड़ी बनकर सूख चुके थे, और सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें, उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल वैसे ही गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे जैसे रजत के थे। वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो बार बार अपनी कलाई देख रहा था, घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उसका कंधा झकझोरते हुए चिल्लाया, विक्रम तू यहाँ क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? लू लग जाएगी भाई, दोपहर के 2 बज रहे हैं। विक्रम ने धीरे सिर उठाया। उसने मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में मुझे पहचानने में 1-2 सेकंड लगे होंगे। वो पूरी तरह डिसओरिएंटेड, खोया हुआ लग रहा था। उसने लड़खड़ाती और सूखी आवाज में मुझे बोला, अरे कबीर तू? वो दरअसल ऊपर रूम में सिमरन आई हुई है, तो रजत ने कहा कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, बस आधा घंटा और फिर वो चली जाएगी, तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। मेरा दिमाग सन हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊं या उस रजत का सिर फोड़ दूं। गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। मैंने चीखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? पागल है भाई, तू उस रूम का आधा किराया देता है, वो तेरा भी घर है, और तू यहाँ 42 डिग्री धूप में खड़ा है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर सके। तू उसे बोल नहीं सकता कि कहीं और जाके ये सब करो? लेकिन विक्रम का वो जवाब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अब मेरा नहीं रहा। उसने रजत को डिफेंड करना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं कबीर, तू गलत समझ रहा है भाई, तू नहीं समझेगा। रजत मेरा बहुत ध्यान रखता है यार, तुझे पता है, वो मेरे लिए पूजा करता है, वो मेरे असाइनमेंट लिख देता है। दोस्ती में इतना कॉम्प्रोमाइज तो मैं कर ही सकता हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। पूजा करता है, ये शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। रजत जैसा लड़का जो किसी से बात नहीं करता, वो विक्रम के लिए पूजा करता है। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, भाड़ में गई तेरी दोस्ती, चुपचाप मेरे साथ चल। मैंने उसे जबरदस्ती अपने बाइक पर बिठाया और पास के ही एक जूस सेंटर पे ले गया। उसे एसी के सामने बिठाया। पहले उसे 2 गिलास पानी पिलाया, फिर गन्ने का जूस। करीब 15-20 मिनट बाद जब उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई और एसी का हवा से उसको थोड़ा होश आया, तो मैंने उसके टेबल पर हाथ रखा और पूछा, विक्रम मेरी कसम खा और सच बता, उस फ्लैट के अंदर क्या होता है? तू अभी किस पूजा की बात कर रहा था? प्लीज मुझे बता। और गाइस, जूस के उस गिलास को पकड़े हुए कांपते हाथों से विक्रम ने जो बताया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसने पहले इधर उधर देखा, अपनी गर्दन घुमाकर पीछे चेक किया, जैसे उसे डर हो कि कोई हमारी बातें सुन ना ले या कहीं रजत उसके पीछे तो नहीं खड़ा। उसने थोड़ा झुककर एकदम दबी हुई आवाज में जो बताया, कसम से गाइस वो सुनकर मैं तो पूरा सन रह गया। विक्रम ने कांपते हुए कहा, कबीर मुझे लगता है कि वो रजत नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कुछ अजीब सी तांत्रिक विद्या जानता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, मतलब तू क्या कहना चाहता है? विक्रम ने गहरी सांस ली और उस रात का किस्सा सुनाया। उसने बताया, एक रात की बात है, करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे। मेरी अचानक आंख खुली। मुझे कमरे में कुछ जलने की अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे बाल जल रहे हो या अजीब सा तेल जल रहा हो। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन जब मेरी नजर नीचे गई तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मैं अपने गद्दे पर लेटा हूँ और मेरे गद्दे के चारों तरफ फर्श पर आटे के दिए जल रहे थे। उनकी टिमटिमाती हुई रोशनी। मैंने देखा कि रजत मेरे पैरों के पास बैठा है। उसने अपनी पीठ मेरे तरफ की हुई है और जोर जोर से आगे पीछे हिल रहा था, जैसे कोई नशे में झूमता है। और कबीर वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन वो आवाज रजत की नहीं थी। वो बहुत भारी आवाज थी, बहुत ही डरावनी और गूंजने वाली आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और भाषा में बात कर रहा है। विक्रम की आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा था। वो बोलते बोलते रुक गया। गाइस, फिर उसने आगे कहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने डरते हुए पूछा, रजत ये क्या है? जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, वो एकदम झटके से पलटा। कबीर, उस 1 सेकंड के लिए दिए की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो हंसा और बड़े प्यार से बोला, अरे कुछ नहीं विक्रम, सोचा वो मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि तुझ पर एक ग्रह दोस्त है, बहुत बड़ी भारी संकट है, तो बस तेरी सुरक्षा के लिए ये पूजा कर रहा हूँ, तू सो जा, डिस्टर्ब मत हो। विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया। भाई मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है। सुरक्षा के लिए कौन सी पूजा रात के 3 बजे सो रहे इंसान के चारों तरफ दिए जलाकर की जाती है? लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि उससे बहस कर सकूं। मैं बस चादर उड़कर और सो गया। फिर विक्रम ने अपनी शर्ट की आस्तीन मतलब स्लीव ऊपर की, और ये देख कबीर, गाइस मैंने देखा उसके गोरे हाथ पर जगह जगह नीले और काले निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से चिकोटी काटी हो या सुई चुभी हो। वो निशान ताजे थे। उसने रोते हुए कहा, कबीर जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरे शरीर पर ऐसे नए नए निशान मिलते हैं। मुझे हर वक्त थकान रहती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी एनर्जी कोई चूस रहा है। रात को सोता हूँ तो लगता है मेरे सीने पर कोई बैठा है, मेरा गला दबा रहा है। मैं वो घर छोड़ना चाहता हूँ कबीर, कसम से मैं आना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बैग पैक करने की सोचता हूँ मेरे पैर जाम हो जाते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस पल मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी, ये साफ तौर पर वशीकरण या कोई गंदा काला जादू था। रजत विक्रम को एक दोस्त नहीं बल्कि होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो विक्रम की लाइफ फोर्स या उसकी पॉजिटिविटी एनर्जी को फीड कर रहा था, शायद अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए या शायद सिमरन और अपने खर्च उठाने के लिए। विक्रम अब सिर्फ एक एटीएम मशीन और एक गिनी पिग बनकर रह गया था। मैंने विक्रम को बहुत कहा, तू अभी मेरे साथ चल, भाड़ में गया सामान, लेकिन उसका ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि वो मेरी बात सुनकर भी अनसुना कर गया। उसने कहा, नहीं यार अभी नहीं, रजत नाराज हो जाएगा, मैं उसे बता कर आऊंगा। और वो टूटा हुआ हारा हुआ लड़का वापस उसी नरक में उसी मनहूस फ्लैट की तरफ चल दिया और मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया। मैंने उसी रात अपने घर सोलन में अपनी दादी को फोन लगाया। हमारी दादी वो पुराने
जमाने की थी और इन ऊपरी हवाओं और नजर दोस्त जैसी चीजों को बहुत मानती थी। हमारे गांव के पास एक बाबा जी रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। मैंने दादी को दबी आवाज में सारी बात बताई, रजत के बारे में, पूजा के बारे में और विक्रम के शरीर पर मिले निशानों के बारे में। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दादी बीच में ही बोल पड़ी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने कहा, बेटा कबीर, मेरी बात ध्यान से सुन। उसे तुरंत यहाँ लेकर आ। ये साफ तौर पर एक वशीकरण है। वो लड़का उसे खाने में कुछ मिलाकर दे रहा है जिससे विक्रम की बुद्धि बांध दी गई। अगर और देर हुई तो विक्रम या पागल हो जाएगा या फिर अपनी जान भी ले सकता है। जान ले सकता है। दादी के शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह चुभे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि विक्रम को पुणे से बाहर कैसे निकाला जाए। हमें पता था कि अगर हमने रजत के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो विक्रम भड़क जाएगा। वो रजत का बचाव करेगा और हमारे साथ नहीं आएगा। लॉजिक काम नहीं करेगा, ये हमें देख चुके थे। इसलिए मैंने और रोहित ने एक मास्टर प्लान बनाया। हमने डिसाइड किया कि हम इमोशनल कार्ड खेलेंगे। अगले दिन सुबह हम विक्रम के उस मनहूस फ्लैट पर पहुंचे। दरवाजा रजत ने खोला। हमें देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन हमने उसे इग्नोर किया और सीधे विक्रम के पास गए। मैंने वहां अपनी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग की। मैं जानबूझकर कांप रहा था, पसीना पोंछ रहा था। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और घबराते हुए कहा, भाई विक्रम, प्लीज मेरी मदद कर दे यार। मुझे लगता है ना मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे रात भर डरावने सपने आते हैं। मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई विक्रम। अब विक्रम मुझे हैरानी से देख रहा था। मैंने आगे कहा, मुझे घर जाना है, सोलन वाले बाबा जी के पास। दादी ने बुलाया है, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं अकेले ट्रेवल कर सकूं। मुझे डर लग रहा है कि रास्ते में मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज एक भाई के खातिर मेरे साथ चल। मेरा ये दाव एकदम निशाने पर लगा। विक्रम, जो भले ही रजत के वश में था, लेकिन उसके अंदर का वो पुराना दोस्त अभी भी जिंदा था। मेरी खराब हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसका प्रोटेक्टिव नेचर जाग उठा। उसने तुरंत कहा, तू चिंता मत कर कबीर, मैं हूं ना, मैं चलूंगा तेरे साथ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पीछे खड़ा रजत ये सब सुन रहा था और वो बेवकूफ नहीं था, उसे सब हो गया था। रजत ने तुरंत दखल दिया। उसकी आवाज में वो मिठास गायब थी, अब सिर्फ गुस्सा था। उसने विक्रम को टोकते हुए कहा, अरे विक्रम, तू क्यों परेशान हो रहा है? कबीर को जाने देना, वो अपने घर वालों को बुला लेगा या अकेले चला जाएगा। तुझे क्या जरूरत है जाने की? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? रजत की आंखों में उस वक्त साफ गुस्सा और झुंझलाहट दिखाई दे रहा था। वो विक्रम को जाने नहीं देना चाहता था। माहौल बहुत तनावपूर्ण, टेंस वाला हो गया था। मुझे लगा अब मेरा प्लान फेल हो चुका है। लेकिन तभी विक्रम ने पलट कर रजत से कहा, और यह लाइन मुझे आज भी याद है, नहीं यार रजत, पढ़ाई बाद में देख लेंगे। मेरा कॉलेज का पहला दोस्त मुसीबत में, मुझे जाना ही होगा। रजत कुछ और बोलता उससे पहले ही मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, चल भाई, बस का टाइम हो रहा है। रजत बस दरवाजे पर खड़ा हमें घूरता रहा। उसकी वो लाल आंखें हमें तब तक देखती रही जब तक हम सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर गए। और इस तरह भगवान का नाम लेकर हम विक्रम को पुणे की उस बस में बिठाने में कामयाब हो गए। जैसी बस चली और पुणे पीछे छुटा, मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह अंत नहीं था। असली खेल तो अब सोलन पहुंचने पर खुलने वाला था। पुणे से दिल्ली और फिर दिल्ली से सीधा हिमाचल। जैसे जैसे हम पुणे से दूर जा रहे थे, विक्रम की हालत खराब होती जा रही थी। बस में बंदा लिटरली पसीने से भीग रहा था। बार बार बस एक ही रट लगाया हुआ था, मुझे वापस जाना है, बहुत एंजाइटी हो रही है। सीन बिल्कुल वैसा था जैसे किसी एडिक्ट को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हो। लेकिन जैसे ही हम हिमाचल के पहाड़ों में एंटर हुए, ठंडी हवा ने अपना मैजिक करना स्टार्ट कर दिया। विक्रम ने विंडो खोली और एक लंबी सांस ली। विक्रम ने कहा, कबीर पता नहीं क्यों बट अब हल्का फील हो रहा है, जैसे सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। हम डायरेक्ट बाबा जी के आश्रम पहुंचे। बाबा जी सिंपल व्हाइट कपड़ों में थे, लेकिन उनके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। हम जाकर उनके सामने बैठे। मैंने अभी मुंह खोला भी नहीं था कि बाबा जी ने हाथ उठाकर मुझे चुप कर दिया। उन्होंने विक्रम को घूरा। उनकी आंखें इतनी इंटेंस थी कि विक्रम उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। बाबा जी ने उसे पास बुलाया और उसकी कलाई पकड़ी। 2 मिनट तक आश्रम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। फिर बाबा जी ने आंखें खोली और जो बोला, हमारे तो होश ही उड़ गए। मुझे 2 लोग दिखते हैं, एक सांवला सा लड़का और उसके साथ एक लड़की। विक्रम ने शॉक होकर सिर हिलाया। हाँ बाबा जी। बाबा जी बोले, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, पिशाच माइंडसेट वाले लोग हैं। पिछले 3 महीने से उन्होंने तुझे खाने में राख और गंदी चीजें मिक्स करके खिलाई है। वो तेरी ओरा को खा रहे हैं। वो तुझे मैनिपुलेट करके अपना पेट बनाना चाहते हैं ताकि तू उनके खर्चे उठाए और वो तुझे यूज कर सके। फिर बाबा जी ने एक ऐसा बम फोड़ा जो हमें पता ही नहीं था। तेरी क्लास में कुछ टाइम पहले एक फोन चोरी हुआ था, हमें याद आया। हाँ, एक लड़के का फोन गायब हुआ था और बाद में रजत ने ही वो ढूंढ कर वापस किया था और क्लास का हीरो बन गया था। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, वो चोरी उसी ने की थी, वो ऐसे ही लोगों को ट्रैक करता है। विक्रम का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। बाबा जी ने उसकी लाइफ के ऐसे ऐसे सीक्रेट बताए जो सिर्फ विक्रम को ही पता थे। अब विक्रम का सारा इल्यूजन टूट चुका था, उसे सच्चाई दिख गई थी। बाबा जी ने हवन कुंड से थोड़ी गर्म विभूति उठाई, कुछ मंत्र चैंट किए, पढ़े और विक्रम के माथे पे जोर से लगा दिए। फिर एक पुड़िया दी और बोले, इसे अभी पानी के साथ खा ले। जो भी तेरी टॉक्सिसिटी या गंदगी तेरे अंदर है वो आज रात बाहर आ जाएगी। बाबा जी ने पहले ही वार्न कर दिया था, आज की रात थोड़ी हैवी होने वाली है। तो गाइज हम विक्रम को लेकर घर आ गए। रात के अराउंड 12 बजे विक्रम की हालत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी। गाइज सच बताऊं तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि वो सीन कितना डिस्गस्टिंग था। जो वोमिटिंग उसे हो रही थी वो लिटरली पिच ब्लैक लिक्विड था, उसमें से सड़े हुए मांस जैसी गंदी स्मेल आ रही थी। वो पूरी रात
सफर करता रहा। दादी पूरी रात उसके पास बैठी रही, लेकिन सुबह होते होते एक चमत्कार हो गया। विक्रम जब सोकर उठा तो वो एकदम फ्रेश लग रहा था। उसकी आंखों से वो अजीब सा पीलापन और धुंधलापन गायब था। वो कई महीनों बाद खुलकर हंसा। उसने मुझे टाइट हग किया और रो पड़ा। कबीर, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि रजत जो बोल रहा है वही अल्टीमेट ट्रूथ है। वो इंसान नहीं, डेविल है यार। और गाइस, बाबा जी ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, पुणे जाओ, चुपचाप अपना सामान पैक करो और उस लड़के को पूरी तरह से भूल जाओ। नो कॉन्टेक्ट एट ऑल। अगर तुमने उसे कॉन्फ्रंट किया या हीरो बनने की कोशिश की तो वो तुम्हें डैमेज पहुंचा सकता है। हमारी छुट्टियां खत्म हो रही थी, हमने पता करवाया। नसीब से रजत अभी नागपुर अपने घर आया हुआ था। हमारे पास बस एक दिन का टाइम था। हम पुणे पहुंचे और सीधे उस मनहूस फ्लैट पर गए। हमारे पास उस रूम की दूसरी चाबी थी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अजीब सी नेगेटिव वाइब ने हमारा वेलकम किया। दिन के टाइम भी वो घर एकदम डार्क और हैवी लग रहा था, जैसे वहाँ हवा ही रुक गई हो। हमने विक्रम का सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन जब हमने विक्रम का बेड बॉक्स खोला, भाई साहब हमारे होश उड़ गए। विक्रम के कपड़ों के नीचे अजीब अजीब सी पोटलियां रखी हुई थी। लाल कपड़े में लिपटी हुई हड्डियां, कुछ सूखे हुए नींबू और विक्रम की कुछ पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो जिन पर पिंच चुभाई हुई थी। लिटरली विक्रम ये देखकर बुरी तरह कांपने लगा। सोचो, वो बंदा अनजाने में इन मनहूस चीजों के ठीक ऊपर सो रहा था। हमने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए 15 मिनट में सब कुछ किया। हमने वहाँ विक्रम का एक तिनका भी नहीं छोड़ा। हम सीधे वहाँ से निकले और अपने पीजी में शिफ्ट हो गए। 2 दिन बाद रजत का फोन आया। विक्रम ने फोन स्पीकर पर डाला। रजत लिटरली चीख रहा था, तू कहाँ है? सामान कहाँ है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में दोस्ती नहीं, ऑनरशिप थी, जैसे वो विक्रम का बॉस हो। विक्रम ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, जैसे हमने उसको समझाया था। थोड़ा डरते हुए वो बोला, ब्रो पापा अचानक आ गए पुणे। उन्होंने वो रूम देखा और हाइपर हो गए, जबरदस्ती मुझे ले गए। अब मैं पापा के साथ हूँ। रजत ने फुल ट्राई मारी, इमोशनल ब्लैकमेल किया, रोने का ड्रामा किया। मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तू मेरा भाई है। लेकिन विक्रम अब फ्री था। उसके हाथ में बाबा जी का दिया हुआ प्रोटेक्शन थ्रेड यानी वो धागा था। उसने कॉल कट कर दिया और बिना कुछ सोचे सीधा ब्लॉक बटन दबा दिया। अब धीरे धीरे पूरे कॉलेज में ये बात फैलने लगी और अचानक रजत का कॉलेज आना भी बंद हो गया और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ना वो ना उसकी गर्लफ्रेंड हमें कभी दिखाई ना दी। और गाइज, आज 2026 है गाइज, 16 साल हो चुके हैं इस बात को। आज के डिजिटल जमाने में हम किसी को भी ढूंढ लेते हैं, हम सब दोस्त कनेक्टेड है, लेकिन रजत वो बंदा घोस्ट हो चुका है। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो लिंक्डइन। हमारे बेच के किसी भी लड़के के पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि नागपुर में भी किसी को उसके बारे में कुछ खास नहीं पता और उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन दोनों जैसे हवा में गायब हो गए हो। कभी कभी सोचता हूँ कि वो सच में स्टूडेंट थे या कोई ऐसी डार्क एंटिटी थे जो शिकार ढूंढने आए थे। अगर उस दिन में और रोहित जिद करके विक्रम को बाबा जी के पास ना ले जाते तो आज मेरा यार किस हाल में होता? क्या वो जिंदा भी होता या शायद किसी मेंटल अस्पताल में होता? सो गाइज, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हम अपनी गट फीलिंग को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ट्रस्ट में, दुनिया में नेगेटिव एनर्जी सच में होती है। ऐसे लोग होते हैं जो रियल में एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो आपकी खुशियाँ, आपकी पॉजिटिविटी चूस लेते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका कोई दोस्त अचानक बदल गया है या किसी जगह पर आपको बिना वजह डर या भारीपन महसूस हो तो प्लीज रुकिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है वो आपका सिक्स सेंस आपको वार्न कर रहा हो। गाइस, दोस्ती करो लेकिन देख परख कर। और अगर कभी लगे कि आप किसी गलत ट्रैप में फंस रहे हैं तो अपने परिवार या पुराने दोस्तों से बात जरूर करें, अकेले मत झेलो। और गाइस, आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। ये स्टोरी मैंने एक यूट्यूब चैनल से ली है जिनका नाम है स्टोरी बाई डी। ये उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो इस पूरी स्टोरी का क्रेडिट उन्हीं भाई को जाता है। वो बहुत ही सॉलिड हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो प्लीज आप उनके चैनल पर जाकर भी उनका स्टोरी सुन सकते हैं। और गाइस, जाते जाते कमेंट में जरूर बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है, कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में बताओ या फिर मुझे ईमेल कर दो। अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ तो उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर फीचर करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो देखकर थोड़ा भी डर लगा हो या मजा आया हो तो लाइक जरूर ठोकना। गाइस, से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और खतरनाक कहानियां ढूंढ कर लाने का। अगर चैनल पर आप नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर बजा देना, ताकि जब अगली बार में कोई भूतिया कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ। धन्यवाद।